आपने सर जब ये शो करना स्टार्ट किया शायद 2014, 15, 13 भैया जी कहीं 2015 जनवरी में, लेकिन मैं इस तरह के प्रोग्राम 2006 से कर रहा था। आज तक से मैं कर रहा था उसको। कैसे बताएंगे उन आने वाले रिपोर्टर्स को कि ग्राउंड पे जाके जनता से सीधे जुड़ने का महत्व? मैंने इस चीज़ को समझ लिया था बहुत पहले कि ये लोग मुझे आउट कर देंगे। बड़ा क्रूअल मीडियम है ये। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं बच्चों से बात करता हूँ और उनकी दुनिया देखता हूँ, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ। बच्चे मुझे बहुत रिलीफ देते हैं। सर बहुत कम लोग जानते हैं कि आप जर्मनी होकर आए हैं। हाँ, तो कम लोग नहीं जानते, ये जानते हैं कि हम शो करते हैं भैया जी के। आपने सर वहाँ ऐसी जगहों पर भी शो किए हैं जहाँ पर जाना भी पॉसिबल नहीं था। मैं 2013 में केदारनाथ में फंस गया था। सबसे मुश्किल वक्त वो था और मैंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था। 1-2 बार माइनिंग की स्टोरी करने गया तो माइनिंग की स्टोरी में नीचे एकदम जाना होता है, वहाँ फंसा। जर्नलिज्म में ये थ्रेट और इंटिमिडेशन आजकल दिख रहा है। हाँ, लड़ाई नहीं करनी चाहिए अपने को सुरक्षित रखने में, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं हिमांशु जी, और आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज़ को। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भारत भवन की इस पावन भूमि पर जहां पर चल रहा है कार्यक्रम उद्दंड मार्तंड, और इसमें हम बात कर रहे हैं 200 साल पत्रकारिता की। और ऐसे में हम आपको उन तमाम गेस्ट से मिला रहे हैं जिनको आप हमेशा टीवी पे उनके लेखन शैली से, उनके बोलने के तरीके से मिलते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने आज इस पूरे माहौल की, इस पूरे कार्यक्रम की एनर्जी को डबल कर दिया है। दोस्तों जी हाँ, विश्व प्रख्यात और वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में, प्रतीक त्रिवेदी सर, जिन्हें आप बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं तो हम तो देखते आ रहे हैं और आप भी इनके फ़ैन तो होंगे ही। अगर आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं या फिर मीडिया में रुचि रखते हैं या फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, तो आज हम हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। उनसे हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आपको ये लोगों से सवाल पूछते हुए दिख जाएंगे। पर आज हमने रिक्वेस्टफुली उन्हें बुलाया है हमारे स्टूडियो में, वीर भारत पॉडकास्ट के स्टूडियो में, क्योंकि ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। सर आपका स्वागत है सर, कैसा लग रहा है आपको इवेंट में? हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, इवेंट वाला ही आदमी हूँ यार। हाँ। तो इवेंट हो, उत्सव हो, मतलब आप क्या बताएं, मैं तुमको ऐसे बताऊँ, घर में जब मैं हूँ तो फिर उत्सव होता रहना चाहिए। मैं वही उत्सव प्रिय आदमी हूँ। मुझे ये नहीं अच्छा लगता मुंह लटकाए, चेहरा बनाए बैठे हैं किनारे कोने में, वो आई डोंट लाइक इट। मतलब वो मेरा नेचर से मैच नहीं खाता। सो क्या है ना कि उत्सव होता रहे, उत्सव प्रिय। ये जो भावभूमि है ना, ये उत्सव प्रिय और उत्सव प्रियता जिसे कहते हैं, यही मूल है, ये मूल है। तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो यही वाली है, ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर। तो बस सर क्या एक जर्नी रही है आपकी शुरुआती, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने आर्ट एंड कल्चर में। क्यों सर, मतलब वही फील्ड क्यों, क्या आपने तय कर लिया था कि हाँ भैया नहीं, तय भैया दुनिया में कुछ नहीं। तो मैं तो कहता हूँ, जब बोलता हूँ तो लोगों से ये कहता हूँ कि भाई तुमने 10th क्यों किया? तो बोले सर 9th कर लिया था, तो उसके बाद 10th कर लिया, तो फिर 12th क्यों किया? तो ये अनिश्चय सा था और मैं उतना प्लान्ड आदमी नहीं हूँ मेरे भाई, झूठ नहीं बोलता, प्लान्ड आदमी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये था कि ड्रामा थिएटर करना था मुझे। तो यूनिवर्सिटी लेवल्स में मैं कर रहा था, यूथ फेस्टिवल्स में जा रहा था, फिर प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ भी करने लगा था। तो सोचा ये था कि इसी ड्रामा थिएटर में ही आगे जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें सामने आ जाती। तो आई गॉट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम जर्मनी, तो मैं जर्मनी चला गया ये मास कम्युनिकेशन करने। वहाँ से लौटा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर बहुत कम लोग जानते हैं कि आप जर्मनी होकर आए हैं। हाँ, तो कम लोग इस बात से नहीं जानते, ये जानते हैं कि हम शो करते हैं भैया जी के। जरूरी थोड़ी, जब मैंने बताया ही नहीं। हाँ सर, लेकिन आपने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला भैया जी कहीं का, लाइव रिपोर्टिंग में आपने सबको पीछे कर दिया, क्योंकि आजकल का ये जो दौर है कि भाई जनता के बीच में जाके बात करने बहुत कठिन दौर है। कैसे देखते हैं आप इसको? दौर तो बेटा 200 साल पहले ज़्यादा था, जब उदंत मार्तंड निकल रहा तो वो और ज़्यादा मुश्किल दौर था, है ना। छुपा के पेपर छापना पड़ता था, है ना। तो खैर डिफ़िकल्ट तो हर चैलेंजेस तो हर समय में होते हैं, इस समय के भी चैलेंजेस हैं। आगे पीछे नहीं किया बेटा, सबको अपने हिमांशु, सबके लिए स्कोप है, सबके लिए काम करने के लिए है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप खुद अपना हस्ताक्षर बनिए, आप खुद अपना सिग्नेचर बनिए, और आपके लिए आप जगह सुनिश्चित है, आपकी जगह सुनिश्चित है। बस वी हैव टू वर्क, मतलब उस जगह पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हमारा ये काम है, हम ये काम कर सकते हैं। टेलीविज़न में ज़रूरी नहीं है सामने आने की,
इसीलिए अक्सर लोग फेल बताएं क्यों होते हैं। फेल दरअसल इसलिए होते हैं, जिंदगी की बता रहा हूँ, टीवी का नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो टीवी तो एक छोटा सा हिस्सा, वहाँ पे भी यही नियम लगेगा। आपको अपना मूल्यांकन, आत्मावलोकन जरूर करते रहना चाहिए कि मैं कर क्या सकता हूँ। मैं अपने प्रोड्यूसर को जानता हूँ, मैं उसको 100 बार कह चुका हूँ कि एक बार मेरे साथ खड़े हो जाओ यार, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ। आज तक नहीं खड़ा हुआ, बोला मैं सर बिहाइंड कैमरे का आदमी हूँ, मैं नहीं आना चाहता सामने। तो वही मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि वो भैया जी कहिन का प्रोड्यूसर है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, जुड़ जुड़ के एक एक ईंट जुड़ी, वो बड़ा हो गया, लेकिन उसका प्रोड्यूसर क्या कहता है कि मैं नहीं आना चाहता सर, मैं नहीं आऊँगा। क्या, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कैमरामैन को भी खींच लिया, सामने कैमरे में ले आया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ एक दिन से नहीं बड़ी आइडिया होती है। आइडिया को बनाने के लिए सींचते रहना पड़ता है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, उसमें लगातार जो है यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, तो जाके कहीं कोई एक आकार या शेप दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा इसमें कुछ और किया जा सकता है, तो ऐड ऑन करना पड़ता है विचार को। एक जगह रुक गया तो स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुका हुआ पानी हो जाएगा, तो उसमें वर्कआउट करते रहना पड़ता है। बेशक सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा सर। आज जब सोशल मीडिया इतना ग्रो कर चुका है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके अंदर है जब वो ग्रो कर रहा है, आज सर हम अगर हम चैट जीपीटी या फिर एआई का यूज़ करें, उसमें डालें कि हमको कैसे ग्रो करना है, कैसा कंटेंट हम बनाएं, तो वो खुद बोलता है कि आप रीजनल कंटेंट बनाओ। आपने सर जब ये शो करना स्टार्ट किया शायद 2014-15-13 में, नहीं भैया जी कहीं 2015 जनवरी में, लेकिन नाम तो इसका तो बाद में आया, 17 में आया। लेकिन मैं इस तरह के प्रोग्राम 2006 से कर रहा था, आज तक से मैं कर रहा था उसमें। तो वो रीजनल कंटेंट सर आपने उस समय सोच लिया था जो आज मतलब गूगल मेटा। मैं इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप विद्यार्थी हैं जर्नलिज्म के, लेकिन मैं कोलीग आपको ज़्यादा बेहतर कहूँगा कि आकाश, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उसको कभी कैटेगराइज नहीं किया कि रीजनल है या वो है। मैं एक नेशनल चैनल में काम करता हूँ वैसे तो। उसकी पकड़ जो है किसी भी चीज़ की पकड़ जो है, उसके हमारा क्या पकड़, हमारी क्या वैल्यू होगी। हमारी वैल्यू ये है कि जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं वो दिन पे दिन बढ़े। तो वो कहाँ भी रह सकते हो, कहीं भी रहने वाले हो सकते हैं, छोटे शहर में, कस्बे में, गाँव में, और लोगों ने पसंद किया तो वो वहाँ के लोगों को भी पसंद आया, वो कर्नाटक में भी पसंद आ गया, वो तमिलनाडु में भी पसंद आ गया, वो मैंगलोर केरल में भी चला गया, वो कश्मीर में भी चला गया। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने शो कश्मीर, श्रीनगर में भी किया चौक पे, और मैंने तमिलनाडु में भी शो किया। ठीक है, अभी मैं लौटा हूँ बंगाल से, उससे पहले लौटा था 3 महीने बाद आया था बिहार से। तो मैं अमूमन मैं घूमता रहता हूँ। तो जिसको रीजनलिज्म कह रहे हो, जहाँ पे क्षेत्रीय और उसका, तो देखो पॉलिटिकल पावर भी है, वो उसके ऊपर भी एक खतरे मंडरा रहे हैं, वो तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन वो ठीक है। हम जहाँ से आते हैं वो हमारी भावभूमि है, उसको हम उसमें तड़का लगाते हैं, उसमें ज़रूर लगाते हैं, उसमें उसका स्वाद आता है, तो लोगों को रुचि बनती है। इतनी जगह जाना होता है सर आपका, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग भी हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिपोर्टिंग को अपना करियर देख रहे होंगे, और आप तो रिपोर्टिंग के बादशाह हैं। कैसे बताएंगे उन आने वाले रिपोर्टर्स को कि ग्राउंड पे जाके जनता से सीधे जुड़ने का महत्व क्या होता है? देखो बेटा, जिसने इस चीज़ को समझ लिया ना, वो फेल कभी नहीं होगा। फिर क्या बात? मैंने इस चीज़ को समझ लिया था बहुत पहले कि ये लोग मुझे आउट कर देंगे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़ा क्रूएल मीडियम है ये, बहुत ही क्रूएल है। क्रूएल इन द सेंस कि इफ़ यू वोंट परफॉर्म, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे या आपको देखने वाले लोग नहीं होंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो मुझे ये मालूम था कि मुझे अपनी नवीनता को बनाए रखना है और कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें जोड़ते रहना है। तो ताकत वही है, जनता है। जनता जो है उतावली है, उतावली इन द सेंस कि उसके पास इतनी बातें हैं कहने के लिए, इतनी परेशानियां हैं, इतने सुख हैं, इतनी कलात्मक बोध है, इतनी उसमें ऊर्जा है कि वो बताना चाहती है, आप समझने नहीं चाहते हो। तो ये जो चीज़ थी, इसको मैं भर नहीं पाया भैया। इसकी गलतफहमी में ना कहना, तुम बादशाह जो शब्द बोलना चाहो बोलो, मेरे लिए वो नहीं मायने रख रहे हैं। मेरे उसको कोशिश की मैंने, उस कोशिश के में तमाम सारे लोग और भी आए। आज चैनल में बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी इस तरह का शो बनाने की, और बनाया वो लोगों ने, तो नहीं हुआ। लेकिन उसको मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये चीज़ जो है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा।
तो जो हाशिए का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक होटल में जाते हैं ना, तो होटल में गए तो आपने बाहर एक दरबान ने दरवाज़ा खोला ना आपके लिए, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 में 60 बार तो होगा या 70 बार वो दरबान मुझे पहचानेगा। वो हो सकता है जनरल मैनेजर ना पहचाने, वो दरबान जरूर पहचान लेगा। हाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मुझे देखने वाला चीज़ चाहिए भाई। मेरा काम क्या है कि जो बनाए उसको देखने वाले लोग हों, तो देखने वाला वो है। सर तो ये जो आपने कहा कि वो चीज़ मैंने पकड़ ली, तो क्या इसमें जर्मनी के मासकॉम का एक था, या फिर आपके पिताजी या फिर दादाजी भी कवि रहे हैं? तो क्या एक नहीं, दादाजी मेरे 1940 में ऑल इंडिया रेडियो में आए। हाँ। वो अवधि के बहुत बड़े पोएट थे। उनका नाम चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका था। वो हाँ। लगभग 16-17 किताबें, मन्ना डे ने उनको गाया, HMV की रिकॉर्डिंग्स उनकी, फिर कैसेट्स भी आए। हाँ। तो ग्रैंडफादर मेरे ऑल इंडिया रेडियो में थे, उसके बाद वो टेलीविज़न में आ गए, वो टेलीविज़न में भी रहे, वो भी प्रोग्राम करते थे। वो टाइम स्लॉट हमारा उनका एक ही था। मैं 8 साल की उम्र में था जब वो पहली बार मुझे स्टूडियो में ले गए थे। तो मैं कहता था, पूछा उनसे कि बाबा ये आवाज़ आपकी आती कैसे है? हाँ। तो बोले मैं एक दिन तुम्हें ले जाऊँगा। हाँ। और वो लाइव प्रोग्राम में मुझे ले गए। वो पहली बार, तो मेरी उम्र 8 साल थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे स्टूडियो में बैठाया, तो मैंने स्टूडियो फील किया कि कैसा होता है। हाँ। फादर मेरे 62 में ऑल इंडिया रेडियो में आए, मेरे फादर। हाँ। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया। हाँ। लेकिन उनका रेडियो से और टेलीविज़न से संपर्क बना रहा। तो कहीं ना कहीं हम कहें सर ये खून में वो चीज़ थी कि मैं जानता था ये सवाल तुम कहोगे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं नहीं आना चाहता था इसमें। मैंने तो कहा कि पत्रकारिता मैं करना ही नहीं चाहता था। हाँ। तो पत्रकारिता तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ड्रामा करते हैं। हाँ। तो इसमें ये एक ऐसा पेशा होगा जिसमें थोड़ा समय शायद मिल जाएगा मुझे। हाँ। और मैं अपना ड्रामा थिएटर करता रहूँगा। हाँ। लेकिन क्या मालूम था ये पेशा है, ये पेशा पार्ट टाइम नहीं है बेटा। और पेशा कोई भी पार्ट टाइम नहीं होता, इससे फुल टाइम, इसमें पूरा जीवन लग जाता है। बाद में समझ में आया कि असली रंगमंच तो वो है जो मेरे सामने हो रहा है। हाँ। हम कहाँ भटक रहे थे वो एक स्टेज पे। लेकिन मैं कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ रंगमंच मेरे सामने भी है। उस रंगमंच में तमाम सारे लोग हैं, पात्र हैं, अभिनय कर रहे हैं, तमाम सारे उसमें हुनरमंद लोग हैं। तो मैं उनकी कहानियाँ बताने, आई एम अ स्टोरी टेलर। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मैं कहानियाँ बताता हूँ बस, और मेरे पास कुछ नहीं है भी नहीं। आप जिसको कहते हो कि बादशाह पता नहीं क्या क्या शब्द जोड़ो, वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि मैं कहानी कहने की कला जानता हूँ। थोड़े प्रतिशत मुझसे अच्छी कहानी कहने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे जो आती है कहानी कहने की कला वो आती है, बस ये है, नथिंग एल्स। सर गाने, गीत और रेडियो की बात हुई है। रिपोर्टर्स का जो लाइफ होता है हेक्टिक होता है, ऑब्वियस सी बात है, लगभग सभी का हेक्टिक होता है। और अभी व्याख्यान भी हो रहा था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर, आत्मावलोकन पर। जब आप घर जाते होंगे, क्या आप गाने सुनते हैं? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आप जब घर जाते होंगे वापस? तो बच्चे मैं बच्चों से बात करता हूँ, और बच्चे मेरे मुझसे बात करते हैं, और उनकी दुनिया देखता हूँ, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करता हूँ। और बच्चे मुझे बहुत रिलीफ देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और वो कोई भी बच्चा हो। हाँ, तो वो मैं उनसे बात करता हूँ। और हाँ, म्यूज़िक मेरी कमज़ोरी है। हाँ। म्यूज़िक सुनता हूँ। फिल्म देखना लाजमी है। क्या कहा मैंने? लाजमी है। फिल्म देखे बगैर सो नहीं सकता, तो फिल्म देखूंगा ज़रूर। तो सिनेमा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे डॉक्यूमेंट्री भी अच्छी लगती है, कभी कभी वो देखने लगता हूँ। तो मुख्तलिफ किस्म के, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा पढ़ो बस। तो मैंने कहा पापा क्या पढ़ूं? जैसे आम आदमी, जैसे हिमांशु मुझसे पूछे या आप पूछे कि मैं क्या पढ़ूं, तो बोला नहीं पढ़ो। अब वो खुद भी प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर, बोले नहीं पढ़ो बस। तो मैंने कहा पढ़ूं क्या? बोले कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट का हो। तो मैं कह रहा था ना कि भाषा ऐसे नहीं आती एक दिन में, वो पढ़ना। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ तो रहे हो, लिखते हो? मैंने कहा नहीं। बोले बस यही तुम गलत करते हो, कभी नहीं आएगी भाषा, तो लिखना ज़रूरी है। बोले जब लिखोगे तब भाषा आएगी। भाषा एक दिन में ऐसे नहीं आती। लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलते हैं इसलिए अच्छा लिखते, ना 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 भैया, वो अच्छा लिखते हैं इसलिए अच्छा बोल पाते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आप? मैं गज़ल सुनना पसंद करते हैं? मैं क्लासिकल सुनता हूँ। क्लासिकल मुझे अच्छा लगता है। मैं गज़ल अच्छा लगता है। कव्वाली मेरी फेवरेट है। कव्वाली मैं सुनता हूँ, नुसरत साहब को सुनता हूँ बहुत अक्सर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको बड़ा रोचक भी लगेगा। एक पिक्चर खींचता हूँ कि लंबी सुनसान सी रोड है, हम चले जा रहे हैं, मेरी कार है,
उसमें मेरा कैमरामैन बाज़ दफ़ा बैठता है, बाज़ दफ़े वो लोग नहीं बैठते हैं, तो मैं अकेला कार में, मेरा ड्राइवर बैठे हुए हैं और म्यूज़िक चलता रहता है कार में। और मैं लगभग 250 किलोमीटर रोज़ चलता हूँ जब मैं टूर पे होता हूँ। मेरे टूर 3-3 महीने के होते हैं, 3-3 साढ़े 3 महीने, 2.5 महीने के। तो ये मेरा, और रोज़ लगभग 200-250 किलोमीटर मैं चलता हूँ एक शहर से दूसरा। तो एक खाना बदोश, अगर मॉडर्न उसमें बात करें तो एक खाना बदोश ज़िंदगी सी है जिसमें एक शहर में एक दिन होता हूँ, दूसरे दिन। अब आजकल क्या होता है, मैं शहर भूल जाता हूँ और मैं पूछता हूँ, वो ट्रिक्स हैं, वो थिएटर की ट्रिक्स हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो वो आदमी बताएगा कि हम यहाँ हैं। मैं भूल जाता हूँ, शहर भूल जाता हूँ। तो ये है, मैं तो म्यूज़िक, मतलब फोक म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगता है। फोक म्यूज़िक तो मतलब आत्मा है, तो वो भी सुनता हूँ। हाँ, मैं अवध का रहने वाला हूँ, तो तमाम सारे फोक सॉन्ग्स भी अब मुझे पता हैं। तो खाना किसी ढाबे पे सामने खा लिया, खाने का कोई वो नहीं कि अब कोई अच्छा सा देखेंगे तो ऑफ कोर्स पानी का रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं मेरे टूर में। पानी नहीं पी सकता, पानी क्योंकि इतना घाट का पानी अगर पिंग गला भी तो खराब गला चला जाता है। तो इसलिए पानी, और तो उसको कहते हैं खाने का, तो फिर ये है कि जहाँ भी मिलता है खा लेते हैं थोड़ा सा। किसी गाड़ी से रुकती है जंगल किसी ढाबे पे? हाँ रुकती है, खिचड़ी बनती है। हाँ खिचड़ी खाता हूँ मैं रात में। कैसी खिचड़ी पसंद करते हैं आप? एक तो सर वो दाल लपेटा बनता है। हाँ वो बनता है, तो खाना जो है ना मैं खुद भी बना लेता हूँ। अच्छा। हाँ बना लेता हूँ। तो खाने का तो ये है कि अमूमन प्रेफर करते हैं मूंग की दाल। वो मूंग की दाल की खिचड़ी मिलती नहीं है ढाबे पे, बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर दाल चावल खा लेता हूँ। तो ये एक रूटीन है मेरा जब टूर्स पे होता हूँ। वैसे तो मैं शाम को अपना घर में खाना। सर ऐसा क्या है, कल सईद अंसारी साहब भी आए थे तो वही बोले दाल चावल मुझे पसंद है, मैं बस दाल चावल ही खाता हूँ ज़्यादातर। स्टेपल डाइट, बहुत ही बढ़िया डाइट है ये। और पूरी दुनिया में अगर आप बात करेंगे इस पे, तो दाल और चावल एक ऐसी है, बहुत सुपाच्य है, एक तो बहुत सुपाच्य है और जल्दी पकने वाली चीज़ है और बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छी लगने वाली भी। अगर ज़्यादा टेस्ट थोड़ा सा हींग की, जैसे मुझे हींग से पसंद है, कुछ लोग हींग नहीं लेते हैं, तो मुझे हींग की पसंद है, थोड़ा हींग और जीरा की। और उसमें थोड़ा सा आपने अगर स्वाद आपको बढ़ाना है तो हरी धनिया की चटनी भी हो सकती है। आम का अचार है तो बहुत अच्छी बात है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? और उसके बाद मैं बात करने का बात मुझे आती है, तो 1 चम्मच घी हो जाए उसमें बस, तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। सर खाने से तो लग रहा है कि एकदम प्रॉपर नॉर्थ इंडियन, यूपी और बिहार का एकदम टेस्ट है। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमता हूँ, तो कर्नाटक चला गया, कहीं केरल चला गया, कहीं गुजराती खाना है, कश्मीर में शूट करना हुआ, काफ़ी लंबे शूट किए। पंजाब में फूड हमारा मिल जाता है। जैसे अभी बंगाल से लौटा हूँ मैं, तो तकलीफ आई थोड़ी सी? नहीं, तकलीफ नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं। मुझे खाने को लेकर मैंने आज तक कभी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि देखिए बहुत बेहतर बात को समझने की कोशिश करिए। आपको अगर इस पेशे में रहना है तो ये सारे संकट नहीं है, ये उसका काम सिखाने के तरीके और मंत्र हैं। फूड कहाँ पे है, कैसा फूड है, पूछेंगे ना आपसे कि भैया ये कौन सी दाल है, वो कहेगा ना मसूर की दाल है, मसूर की दाल है। अब मसूर आप खाने वाले रह रहे हैं, दाल वो दे रहा है मसूर की, फिर आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप पत्रकारिता का पेशा छोड़ दीजिए, कोई और पेशा करिए, कुछ और काम करिए, सही हो जाएगा। लेकिन जिज्ञासा नहीं है तो फिर आप पता करेंगे, अब वो पत्रकार होने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको यही ना पता हो कि मसूर की दाल क्या, कहाँ उगती, कैसे उगती है, मूंग की दाल में क्या है, अरहर कितने दिन में पकती है, कैसे होती है, खेत में क्या होता है, अरहर में, अरहर के खेत जब कट जाते हैं तो क्या होता है। तो तमाम चीज़ें हैं। इनको ऐसा मैंने कभी खेती नहीं की, ना हमारे परिवार में कभी खेती हुई। मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के फादर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए, वीर गति प्राप्त हुई बसरा में, इराक में। तो हमारी कई जनरेशन्स जो हैं वो बाहर ही रही हैं, तो खेती बाड़ी तो नहीं हुई हमारे यहाँ। लेकिन मुझे एक औसत व्यक्ति के किसान को भी मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उसको ये लगता है कि इनके घर में लगता 10-20 बीघा ज़मीन है। तो उसका कारण ही है कि वो रोचकता पता करना पड़ता है ना, कि रोचक बनाने के। आपको पता ही नहीं, अगर आपको किसान फसल में रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, जायद क्या होती है, एक फसल क्या है, तो नहीं आप पता, ऋतु चक्र क्या है। तो आप पर्यावरण पे स्टोरी करने गए, आपको ऋतु चक्र नहीं पता तो कैसे करेंगे आप? बेशक
अलग अलग इतना खाना है, अलग अलग जगह पे आप जाते हैं तो अलग अलग वेदर मिलते होंगे, इतना अडेप्ट कैसे कर लेते हैं सर इतना जल्दी आप? नहीं, वो तो आप ही कर लेंगे जब आपको मिलेगा, जब आपको आप नहीं, बिल्कुल भैया, जब नौकरी का वो आता है ना जुनून, तो आप सीधे अरबी घोड़े पे सवार होते हैं तो फिर आप भी कर लेंगे, वो सब हो जाएगा भैया, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। मेहनत तो है भाई, हाँ। बहुत मेहनत है, मैंने ना जाने कितनी रातें ऐसे ही निकाली होंगी। तो अब उनका कोई मतलब मैं आपको बताऊं, उसको कहूं तो कोई उसका औचित्य नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाँ 4-4 दिन 5-5 दिन ऐसे भी हुए होंगे जब मैं दिल्ली में रहा हूँगा, अपने घर नहीं गया हूँगा, लंबी लंबी शूट्स हो रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, कोई स्टोरी हो रही होगी, तो वो सब करना पड़ता है। बहुत सारे पेशे ऐसे हैं जिसमें लोगों को मेहनत करना पड़ता है। सर एक बहुत ज़रूरी सवाल, सर आपने जैसे जर्मनी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की है सर, जो मीडिया स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी में, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, चाहे IIMC दिल्ली में, और भी जो तमाम मीडिया के अच्छे कॉलेजेस हैं सर, क्या आपको लगता है कि जर्मनी जो बाहर विदेश में मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है, क्या अंतर है? नहीं बेटा, वो यहाँ वाला बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैं जो हूँ कोई बहुत काबिल डिग्री, ऐसी डिग्री है जो मैं कह दिया, बता दिया तुम्हें, तो वो ऐसे कोई, एक तो वो डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है। हाँ। डिग्री को लिए मुझे करना पड़ा, प्रॉपर MA पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ड्रामा थिएटर कर रहे हैं तो अगर किसी समय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप का हुआ तो मैं उधर चला जाऊंगा, दिमाग में था ना पहले, तो ऐसा था, तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था मैंने। तो लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है, ये आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ बैठे हैं, और IIMC है, जामिया मिल्लिया है, तो सब बहुत अच्छे अच्छे और कितने इंस्टीट्यूट हैं, तो सब अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। एक समय ऐसा था जब बहुत सारे लोग तमाम तरह के एग्ज़ाम देते थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं आपको बताऊं, वहाँ होता नहीं था उन एग्ज़ाम्स में, तो फिर कौन सा पेशा बनता है, फिर जर्नलिज्म में आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चा कंसीव ही करता है, वो थॉट ही करता है कि मैं आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे स्क्रीन पे ऐसे दिखना है, तो वो फिर आता है। तो कोई बुराई नहीं है स्क्रीन पे दिखने, कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वही नहीं है सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ। सर करियर की बात हुई, एग्जाम की बात हुई है, आपका करियर प्रिंट से शुरू हुआ, टेलीविजन में आया। हाँ। अब आप आगे का टेलीविजन कैसा देखते हैं और डिजिटल का इसमें कितना रोल होने वाला है? बहुत रोल है टेलीविज़न में, जहाँ पे मैं हूँ बहुत बदल गया, और मोबाइल पे आ गया, सारी चीज़ें आ गई मोबाइल पे, तो लोग देख रहे हैं मोबाइल पे। मुझसे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सर, क्योंकि मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, वो जो टाइम है उसमें लोग सड़कों पे होते हैं, ऑफिस से निकल रहे होते हैं, सड़क पे होते हैं। टेलीविज़न के कुछ टाइम स्लॉट्स बहुत डिफ़िकल्ट है उसमें, और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इसी टाइम स्लॉट पे काम किया, चाहे मैं इससे पहले वाले चैनल पे भी काम कर रहा था, उसमें इसी टाइम स्लॉट पे था, यहाँ आया इत्तेफाक से यही टाइम स्लॉट मिला मुझे, तो अब मैंने इस टाइम स्लॉट को पकड़ लिया। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं आपको उस पर तो नहीं देखता, मैं आपको मोबाइल पे देखता हूँ। तो जो सुविधाजनक होता है उस पर देख रहा हूँ, वो सबसे, मैंने कहा ना कि सरल से सरलतम हो जाने की चीज़ है, विधा है, और ये वही समय है, वही एज है। आप अपने को जितना कठिन बनाओगे उतने चांसेस हैं फेलियर के, जितना सरल बनाते जाओगे उतना चांस, सरल का मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। सरल का मतलब ये हो कि कोई चीज़ आपको अगर बताना है तो इतनी सरलता से आप बता दें, भाषा का प्रवाह ऐसा हो कि कोई क्लिष्ट शब्द, जब आप क्लिष्ट होंगे इसका मतलब ये हुआ, भाषा में जहाँ क्लिष्ट हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपको सब्जेक्ट की पकड़ ठीक से नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट की पकड़ है तो वो भाषा भी उसी तरह से प्रवाह में होगी, सरल हो जाएगी। सर बच्चों को गुरु मंत्र आपकी रिपोर्टिंग के स्टाइल में आप कैसे देते हैं? नहीं, मैं कोई गुरु मंत्र नहीं देता, क्योंकि मैं अपने को गुरु मानता ही नहीं हूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि हाँ, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर सर बस एक आखिरी सवाल है जो मैं चाहूँगा आप एक सेंटेंस में दें, एक वो याद कर दें। सर तमाम आपने पूरे देश भर में स्टोरीज़ की हैं, देश भर में सर आपने शो किए हैं, क्या आपको हकीकत में सर कभी एक भय का एहसास हुआ, कभी ऐसा डर लगा कि यार यहाँ पर चीज़ें वैसी हैं? क्योंकि आपने सर वहाँ ऐसी जगहों पर भी शो किए हैं जहाँ पर जाना भी पॉसिबल नहीं था हमारे ही देश में, आप जानते हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो क्या हकीकत में सर भय लगा? मैं अभी आज क्योंकि आपने आखिरी प्रश्न पूछा है, और मैं 2013 में केदारनाथ में फंस गया था। हाँ। मैं एक वो चैलेंज बता रहा हूँ आपको। 2013 में केदारनाथ में फंसा रहा
और घर वालों को कुछ पता नहीं था मेरा कि मैं कहाँ हूँ, और बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में था मैं, बेहद डिफ़िकल्ट टेरेन। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो था जब कैसे मैंने गुजारा है वो एक महीने भर का टाइम। और उसके बाद मैंने एक सबक भी लिया कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्टोरी इम्पॉर्टेंट है आपकी, लेकिन आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रहेंगे तभी अगली स्टोरी भी होगी। इसलिए आपको रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था, और इतना खतरे में डाल दिया कि बहुत मुश्किल में फंस गया मैं। तो वो केदारनाथ का रहा, एक दो बार माइनिंग की स्टोरी करने गया, तो माइनिंग की स्टोरी में नीचे एकदम जाना होता है, एकदम नीचे तक। तो मैं वो नीचे तक चला गया, वो उन लोगों को पता चल गया कि ये स्टोरी कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का बैन था, तो वहाँ फंसा, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से आई मैनेज माई सेल्फ, निकल आया। तो रिपोर्टिंग के ज़माने में मैंने ह्यूमन एंगल स्टोरीज बहुत सारी की हैं, वो मेरा फोटे भी रहा है, तो वहाँ फंसा भी हूँ कभी कभी, बहुत कई मरतबा। अब तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक, आपने पूछा तो मैंने जो जहन में आया तो बता दिया। अगर मैं इसी में सर एक और चीज़ ऐड कर दूँ तो एक किस्सा मेरे पास भी था कि मेरा एक फ्रेंड रिपोर्टर था, उसने मुझे आके बताया, वो लखनऊ में एक रिपोर्टिंग कर रहा था किसी एक जगह पर, तो उसको भी वहाँ पे थ्रेट और इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ गया, जहाँ पे उसको घायल हो गया, चोट भी लगी थी। तो जर्नलिज्म में ये थ्रेट और इंटिमिडेशन आजकल दिख रहा है। हाँ, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने काम को समझते हुए, स्थितियों परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए, अपने को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है। सही। जिस चैनल ने आपको नियुक्त किया है उसमें सिर्फ आपको ही नहीं किया है, आपके साथ एक कैमरामैन भी है, और उसके साथ एक आपका असिस्टेंट वीडियो एडिटर भी जा रहा है साथ में, तो वो भी है, उसको भी सुरक्षित निकालना है, वापस लाना है, अगर वो भी है लाइव है तो वो भी वैन लानी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये स्थितियों को, परिस्थितियों का, हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर दें ना, चीज़ों को समझाते हुए। नहीं होता कि मतलब ज़िंदगी का नाम सिर्फ यही नहीं होता कि चलते जाना आगे, कभी कभी 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है। स्टोरी एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में होगी, ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा एडिटर को। हाँ। कि सर ये मुश्किल है, क्योंकि मैंने किया है स्टोरी, कभी कभी 15-15 दिन लगी है स्टोरी, नहीं हुई स्टोरी, 15 दिन तक प्लान करता रहा, पंजाब में गया और नहीं हुई स्टोरी 15 दिन। मेरा कैमरामैन घायल हो गया, नहीं हुई स्टोरी, तो वो होता है, कभी कभी होता है। बेशक सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत मज़ा आया। और इवेंट में सर आप मानिए कि इसको जो डबल एनर्जी आपने लगाई है सर, क्योंकि आप हमेशा एनर्जेटिक उसमें रहते हैं। हाँ, आपको देख के सर बहुत ऊर्जा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, थैंक यू सो मच हिमांशु। जीवन में खूब अच्छा करें, खूब बढ़िया करें, और आपकी तमाम सारी जो ये टीम है, इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।